हेलो साइंस लर्नर्स। चल रही है तो फिजिक्स, खेल रही है तो फिजिक्स, कुछ फेंक रही है तो भी फिजिक्स, और अगर कुछ नहीं भी कर रही तो भी फिजिक्स। बट भाई व्हाट इज फिजिक्स? वेल हीज इसने 1977 में वर्क करना शुरू किया। कहां से? साउथ अमेरिका से। by 100 days of स्टिल वर्किंग, 1000 days of स्टिल वर्किंग, after 2000 days. स्टिल वर्किंग। अरे भाई कितना चलेगा? फाइनली रुक गया। कहाँ है हम? Somewhere in the North America. What? 30,608 किलोमीटर, the longest walk। यानी कि उसने डिस्टेंस कवर किया एंड डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ, और उसको कवर करने के लिए 2425 माइंड ब्लोइंग डेज, विच इज नथिंग बट एक्चुअली टाइम। इतना टाइम क्यों? क्योंकि उसने ए से बी और बी से सी ऐसे डिस्टेंस कवर किया। बट व्हाट अबाउट प्लेन्स? प्लेन्स ए से सी डायरेक्टली ट्रेवल करते हैं, तो क्या ये भी डिस्टेंस है? ना, ये शॉर्टकट है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट। क्या तुमने कुछ नोट किया कि इंसान को ए टू बी और बी टू सी जाने में ज्यादा टाइम लगता है, बट प्लेन अपने इतनी ज्यादा मास के साथ, मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट के साथ यू उड़ा और यू पर पहुंच गया। कैसी? वेलोसिटी। ज्यादा वेलोसिटी तो कम टाइम, ज्यादा टाइम तो कम वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड बिकॉज बोथ आर रेट्स ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड ऑब्जेक्ट का टाइम रेट है और वेलोसिटी उस रेट के साथ डायरेक्शन भी। एग्जाम्पल से देखो, 50 किलोमीटर पर आवर्स उस कार की स्पीड है, जबकि 50 किलोमीटर पर आवर्स वेस्ट ये उस कार की वेलोसिटी है। पर क्या सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो कार की रेस में सब नंबर फर्स्ट पर आती। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, अपना एक्सेलरेशन है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ भी सब कुछ सेम ही है, पर उसके साथ वेलोसिटी का भी गेम है। एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा, और अगर एक्सेलरेशन कम तो वेलोसिटी भी कम। वही समझ रहे हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ए इक्वल टू वी बाय टी। बट इफ इक्वल टू एम ए। इस फार्मूला से पता चलता है कि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है, जिसको डिस्कवर किया था हमारे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। फेमस साइंटिस्ट, फेमस लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जस्ट लाइक सीसा। इक्वल वेट तो इक्वल रिएक्शन, अनइक्वल वेट तो अनइक्वल रिएक्शन। सेकंड, न्यूटन सर का एक और भी कंसेप्ट है जिसे हम आज तक झेल रहे हैं, ग्रेविटी। सो व्हाट इज ग्रेविटी? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैटर, यानी कि ऐसा फोर्स जिसे सारा मैटर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम तो होता है इक्विलिब्रियम, टग ऑफ वॉर। बट व्हाट इफ अट्रैक्शन गोज रॉन्ग? रास्ता भटक के अगर वो कर्वीलिनियर मोशन में गया तो नो नीड टू वरी, ये एक नए टाइप का फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जिससे अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, और यही तो है केपलर्स फर्स्ट लॉ, मींस द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये लॉ कहता है कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। बट जब फोर्स ऑब्जेक्ट्स को एक ही एक्सिस में रोटेट कराता है, देन इट्स टॉर्नेडो टाइम, आई मीन टॉर्क। अगेन टॉर्क इक्वल टू रोटेशन एंड रोटेशन इक्वल टू रोटेशनल एनर्जी, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी भी एक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? डोंट यू नो? एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, law of conservation of energy, also known as फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी जितनी भी एनर्जी है उससे काम चलाना पड़ेगा। बेसिकली विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेव्स को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और इवन नेचुरल गैस और कोयल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी में रुकावट पैदा करती है रेजिस्टिविटी, जिसको मेजर किया जाता है ओम में। ओम, Who is Ohm? जॉर्ज ओम, जर्मन फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन, जिसने ओम्स लॉ बनाया। सिंपल है, V इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। नो, इफ देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। पूछो क्यों? क्योंकि एक डेनिश फिजिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने ये नोटिस किया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपास रखा जाता है तो उसकी नीडल घूमती है। इसलिए उसके दिमाग ने सोचना शुरू किया और उसने ढूंढ निकाला मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? उसने सोचा, थोड़ा और सोचा, एंड thumbs up, राइट हैंड थंब रूल, व्हिच स्टेट्स दैट थंब करंट फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और कर्ली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बट एक और रूल, द लेफ्ट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, थंब इंडिकेट करता है मोशन को, यानी थ्रस्ट को, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। फोर फिंगर इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जबकि मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, which is also known as Fleming's left hand rule. बैक टू चार्ज पार्टिकल्स, जिनमें लव और हेट जैसी सिचुएशन होती है।
I mean attractive and repulsive forces, which is actually electrostatic force, जिस पे डिपेंडेंट है कूलम्स लॉ, which states that like charges एक दूसरे को रिपेल करेंगे और unlike charges एक दूसरे को अट्रैक्ट। इससे उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसलिए उसने दूसरी लॉ को बनाया, which states that दो स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान force of attraction and repulsion is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बहुत सारी टेक्निकल बातें कर ली हमने, अब थोड़ा सिंपल की तरफ चलते हैं। बट हाउ? कंघी और कागज से। ये एक्सपेरिमेंट तो आप सबने किया होगा। कंघी को हेयर से रब करो और फिर उसी पेपर के पास ले जाओ, तो आप देखेंगे कि कागज कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही तो है कूलम्स लॉ। कॉम्ब को रब करने से उसमें चार्जेस पैदा हो जाते हैं जो पेपर की चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक फ्लो जो कि हीट जनरेट करता है, और जब हीट पैदा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ऐसी ही हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी जैसी प्रॉपर्टीज की रिलेशन इज थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी फर्स्ट लॉ की तो हमने बात कर ली, लेकिन सेकंड लॉ के मुताबिक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी, ये बात अच्छे से सुना, एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी। बट व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी मींस किसी सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डर की मेजरमेंट। इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस, यानी कि रिवर्स नहीं होगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं एक कैंप फायर, जो कि सॉलिड वुड बर्न होते ही राख बन जाता है, लेकिन उससे निकलने वाली गैसेस ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिमिलरली आइस मेल्टिंग, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, मेकिंग पॉपकॉर्न, ये भी एंट्रोपी की एग्जांपल्स है। बट अ लिटिल चेंज, व्हाट डिफरेंट डायनामिक्स? फ्लूइड डायनामिक्स, ये ब्रांच फ्लूइड्स की मोशन पर फोकस करता है। दिस वाज द फेवरेट टॉपिक ऑफ डेनियल बर्नौलीज, हु वाज नॉट अ प्रिंसिपल बट स्टिल मेड अ प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि फ्लूइड की स्पीड में इंक्रीज फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर में डिक्रीज की वजह से होता है। सिंपली पुट, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बेसिकली फ्लूइड्स की दो टाइप्स होती है, लिक्विड फ्लूइड एंड गैसियस फ्लूइड। बट व्हाट आर दे मेड ऑफ? ऑब्वियसली पार्टिकल्स, बट तब तक जब तक उन्हें साउंड वेव्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। जब भी साउंड वेव्स पार्टिकल से पास होते हैं तो पार्टिकल सिंक्रोनाइजेशन में मूव करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसी ही फ्रीक्वेंसी की चेंज पर डिपेंड करता है द डॉपलर इफेक्ट, यानी कि आवाज खींची जाने वाला कंसेप्ट। सोचो कि आप किसी ट्रेन स्टेशन में खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ हॉर्न बजाती हुई आ रही है। जैसे जैसे ट्रेन आपकी नजदीक आएगी आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगा, और जैसे ही वो आपसे दूर जाएगी आपको आवाज कम सुनाई देगा। इसे ही तो कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ऐसा ही इफेक्ट लाइट में भी देखा जा सकता है, बट थोड़े ट्विस्ट के साथ। रेड और ब्लू शिफ्ट उसे कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर हम किसी लाइट सोर्स या सितारे की नजदीक जा रहे हो तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी हमें नजर आएगी, जबकि लो फ्रीक्वेंसी हमें तब नजर आएगी जब हम उससे दूर जा रहे हो, यानी कि विजिबल लाइट स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें रेड लाइट नजर आएगा। और इसी ही रेड शिफ्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। बट व्हाट इफ बीच में कोई सरफेस आ गया तो? जैसे ही सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही लाइट की भी दो पॉसिबिलिटीज है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकराना और बूंद होके वापस आना, जबकि रिफ्रैक्शन में लाइट का एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करते वक्त बेंड होना। बट हम इंसान विजिबल लाइट को देख कैसे पाते हैं? विजिबल लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि ह्यूमन आईज की रेटिना से डिटेक्ट होते हैं, पर कुछ रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, यूवी, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, एंड इवन CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, जिससे हमें यूनिवर्स के स्केल के बारे में पता चला है। इन रेडिएशंस को हम देख नहीं पाते, लेकिन मशीन से डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। नाउ इफ यू कैन सी समथिंग दैट्स मीन इट्स ब्लैक। If there is black, it's mean that there is no light. क्या ऐसी भी कोई चीज है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती? Yes, it is a black hole. पर क्यों वो कोई लाइट इमिट नहीं करता? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे कोई भी चीज निकल नहीं सकती, इवन की लाइट भी। इसलिए ब्लैक होल लाइट इमिट नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग and become a shining star. खुदा हाफिज।